जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आइए हम आज आप सबको जीएस पोर्शन में सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो साथियों, इसके पहले आपने हमारे चैनल पे क्या क्या पढ़ लिया है? गांधी युग पढ़ लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ लिया है, सामाजिक सुधार संगठन भी पढ़ लिए, मुस्लिम सुधार संगठन पढ़े हैं और गांधी युग भी पढ़ा है। तो साथियों, इसके आगे हम लोग आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, जैसा जानते हैं आप लोग, स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई थी। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं पिछले वीडियो को। 1923 ईस्वी में इसका गठन हुआ था 1 जनवरी को इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष जो थे, पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी थे और पहले महासचिव मोतीलाल नेहरू बने थे। इस पार्टी का उद्देश्य था कि केंद्रीय विधानसभा यानी संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डाला जाए और इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। क्या लिया निर्णय? चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। और स्वराज पार्टी के 100 सदस्यों ने यानी 100 सीटों पर स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 42 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी, जिसके कारण 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनके विपक्ष में बैठी थी। और इसका मुख्य काम क्या था? सरकारी काम में बाधा डालना, राज्यों की स्वायत्ता यानी स्वतंत्रता की बात करना और डोमिनियन स्टेट की बात करना। तो साथियों, इसके बाद 1924 में महात्मा गांधी जी केवल इकलौते ही अधिवेशन केरल के बेलग्राम में 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। और फिर उसके बाद साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका भारत में बहुत ज़्यादा ही विरोध हुआ था। और साइमन कमीशन का भारत में बहुत विरोध हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जब साइमन कमीशन भारत आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड थे और विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल थे, जो कि बाद में चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। और जो विपक्ष का नेता होता है उसको कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा मिला होता है। इस चर्चा हो चुकी है आप सभी के पास पिछले वीडियो में। और उस समय भारत का वायसराय इरविन था। तो साथियों, आइए हम लोग देखते हैं कि जब आपका साइमन कमीशन भारत आया था तो उसमें 7 सदस्य थे, जो कि सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए इसको अंग्रेजी कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी कमीशन भी कहा जाता है। और फरवरी 1928 में जब ये कमीशन भारत आया था तो भारत में इसका अत्यधिक विरोध हुआ था। और सैंडर्स की लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व वाली पुलिस ने खूब लाठियां बरसाई थी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे और 1 सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सब चर्चा हो चुकी थी। आगे देखते हैं। तो जब लाला लाजपत राय अंतिम सांस ले रहे थे, मतलब मरने वाले थे, तो उन्होंने कहा था, मेरी पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। क्या कहा था? मेरी पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और सैंडर्स की हत्या के आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। ये सब आपने चर्चा किया था। तो आगे देखते हैं। फिर साइमन कमीशन का विरोध भी हुआ था। तो उस समय मोतीलाल नेहरू ने साइमन कमीशन को चैलेंज किया था कि जब भारत में योग्य लोग हैं तो हम अंग्रेजों के बनाए नियम को क्यों फॉलो करें? बाहरी लोग हमारे यहाँ कैसे चर्चा करेंगे कि हमारे देश को क्या आवश्यकता है, क्या नहीं आवश्यकता है? तो हमारे यहाँ के ही लोगों को इसका सदस्य बनाया जाए और वो लोग हमारे यहाँ के ही लोगों के लिए नियम बनाएंगे, जो कि साइमन कमीशन ही 1935 शासन अधिनियम बनकर बना था, जो कि भारत के संविधान में 85% भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया ही गया था। तो सोचिए, वो लोग भारत के लिए ही इतना अच्छा काम किए थे, लेकिन उस समय उसका विरोध हो रहा था। तो नेहरू ने चैलेंज स्वीकार किया कि मैं ऐसा रिपोर्ट तैयार करूंगा जिसका भारत में कोई विरोध नहीं किया रहेगा। तो
28 में जब नेहरू ने रिपोर्ट सौंपा इरविन को और जो उसके सदस्य थे साइमन को, तो उन्होंने कहा क्या इस रिपोर्ट से भारत में इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। तो उस समय अंग्रेजों की दोहरी चाल थी, क्या थी, दोहरी चाल थी। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को अपने पास बुलाकर उनको कहा कि आप इस रिपोर्ट को मत मानना। जब वो रिपोर्ट को नहीं मानेंगे तो उन्होंने उनको लालच दिया था कि तुम्हारा रिपोर्ट को हम मानेंगे। तो उस समय क्या बोलते साइमन कमीशन ने उसको ठुकरा दिया, नेहरू की रिपोर्ट को ठुकरा दिया। और 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और उसी ठीक 1928 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रखा था जिसको बाद में अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। तो जिन्ना जो थे ना घर के हुए ना घाट के। फिर आगे देखते हैं 11 सूत्रीय मांग। गांधी जी एक तलाश कर रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध हो जिसमें हम भारत को आज़ाद कराने के लिए मौका ढूंढ रहे थे। इसी में एक अच्छा मौका होगा क्योंकि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त रहेंगे तो भारत में भी संघर्ष होगा, तो अंग्रेज दो तरफा मुकाबला नहीं झेल पाएंगे और भारत को आज़ादी आसानी से मिल जाएगी। इस मौके की तलाश में थे। तो आगे फिर गांधी जी ने 1930 में ईस्वी में मार्च में 11 सूत्रीय मांग इरविन को सौंपा। तो इरविन ने ठुकरा दिया कि लो गांधी हम तुम्हारे किसी मांग को नहीं मानते हैं। तो उसी समय 1930 में ही क्या हो रहा था, गोलमेज सम्मेलन और डांडी मार्च। फिर मार्च में ही 11 सूत्रीय मांग को ठुकराया था। फिर डांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 1930 को 240 मील की यात्रा की और नमक कानून बनाया था। उसमें सरोजनी नायडू थी और 78 SC यानी शेड्यूल कास्ट के लोग शामिल थे। फिर आइए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ये सब पिछले वीडियो की चर्चा हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय का अर्थ होता है प्रेम से बात को ठुकराना। क्या है सविनय का अर्थ होता है, क्या, प्रेम से बात को ठुकराना, अवज्ञा आंदोलन को। तो इसको बोलते हैं क्या, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 1930 में डांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। कश्मीर के क्षेत्र से खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था के गठन किया। क्या किया, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया था। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का भी गठन किया था और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया। क्या किया, नंगा विद्रोह कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने किया। किसने किया, चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने किया। मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर दर्शना नामक गुजरात के स्थान पर पहुंची, किंतु इसकी सूचना पहले से ही अंग्रेजों को लग गई थी और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को वहीं दबा दिया था। तो आगे देखते हैं इसी आंदोलन यानी स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कियों की एक टुकड़ी बनी, यानी लड़कियों की एक सेना बनी जिसको नाम रखा गया मंजरी सेना। लड़कियां जो स्वतंत्रता में भाग ली सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो उनकी सेना को क्या कहा गया, मंजरी सेना। और लड़कों की सेना को क्या, बांदरी सेना। क्या कहा गया, बांदरी सेना। लड़कों की सेना को बांदरी सेना, लड़कियों की सेना को मंजरी सेना कहा गया था। यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा। क्या है, यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि इसी आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने टैक्स में कटौती किया। क्या किया अंग्रेजों ने, टैक्स में कटौती किया। मादक पदार्थ जैसे सिगरेट शराब के उत्पादन में भी कमी किया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में भी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां भाग लेने नहीं गया, जिस कारण इंग्लैंड में इरविन पर दबाव आने लगा कि वहां के प्रधानमंत्री ने इरविन पर दबाव बनाने लगे कि चट्टा तू कैसे शासन कर रहा है, कि गुलाम देश से जो वहां का प्रतिनिधित्व, यहाँ का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल था कांग्रेस, वहां से कांग्रेस से कोई प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं पहुंचा था। इसका दबाव वहां के प्रधानमंत्री जो ब्रिस्टन चर्चिल थे इरविन पर बनाने लगे थे वायसराय पे।
इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता के लिए इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने का विचार किया। इरविन ने महात्मा गांधी को बुलाया कि आइए हम समझौता करते हैं, और उन्होंने 5 मार्च 1931 को, कब किया? 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता किया। लेकिन और उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। तो गांधी जी की कुछ बातों को मान लिया, और जिसमें से सबसे प्रमुख क्या बात थी? राजनीतिक कैदियों को रिहाई थी। क्या गांधी जी ने वायसराय इरविन से कहा कि जितने भारत के सभी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। इस समझौता के तहत भगत सिंह को नहीं रिहा किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। तो इसमें से गांधी जी को लोग गलत मानते हैं, और गांधी जी की इसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने कहा कि जब इरविन और गांधी जी के बीच में 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें इरविन ने कहा था, गांधी जी ने मांग रखा इरविन से कि ये इरविन, जितने भी राजनीतिक कैदी हैं सबको रिहा किया जाए। तो उसने कहा हाँ ठीक है गांधी जी, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। लेकिन उसमें से भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया था, क्योंकि ठीक 18 दिन बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद गांधी जी बहुत परेशान हुए थे और भारत में तमाम हंगामा हुआ था, और जिसके कारण लोग उल्टा सीधा गांधी जी को भी कहने लगे थे, गांधी जी का भी विरोध होने लगा था, जिसके चलते अंग्रेजों को गांधी जी को सुरक्षा देना पड़ा था। लेकिन फिर बाद में गांधी जी ने इरविन से कहा, ए इरविन तुमने ये क्या किया? तो इरविन ने कहा कि आपने कहा था कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं थे, वह एक आपराधिक कैदी थे। तो उस समय गांधी जी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन ये जो गलती हुई थी ये एक वकील से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय गांधी जी एक सबसे बड़े वकील थे, बैरिस्टर थे, तो वकील इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। वकील को एक एक पॉइंट को भी ध्यान देना चाहिए था वहां पे। आगे देखते हैं, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते के बाद जब इरविन ने कहा कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा, तो सरोजिनी नायडू इतना प्रभावी हुई थी, तो उन्होंने इरविन को कहा कि उन्होंने कहा कि भारत में दो महात्मा, एक महात्मा गांधी और दूसरा इरविन को महात्मा कहकर संबोधित किया। फिर आगे देखते हैं, सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा। इस समझौते के तहत 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी SS राजपुताना नामक पानी वाले जहाज से लंदन पहुंचे, जहां विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। क्या कहा? अर्धनग्न फकीर का। जो विपक्ष का नेता था उस समय विंस्टन चर्चिल, उसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा, क्योंकि कहा इसके पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, यह देश को क्या आजाद कराएगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए एक अलग क्षेत्र यानी सांप्रदायिक पंचांग कॉमनवेल्थ अवार्ड की बात कही, जिस कारण महात्मा गांधी सम्मेलन छोड़कर बीच से ही भारत लौटाए, पुनः सम्मेलन अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे की अरविंदा जेल में कैद कर लिया गया। तो जो वहाँ का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए एक अलग से क्षेत्र देने की बात की, जिसे सांप्रदायिक पंचांग यानी कॉमनवेल्थ अवार्ड की बात कही, जिसके कारण वो गांधी जी को मंजूर नहीं था। गांधी जी ने कहा कि जिसे आप आज कॉमनवेल्थ अवार्ड दे रहे हैं, अलग से सांप्रदायिक पंचांग दे रहे हैं, वो अलग से आज नहीं तो कल अलग से अपना एक देश बनाने की बात करेगा, अपना एक राज्य बनाने की मांग करेगा। इससे क्या आप उसको एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस जाल में भीमराव अंबेडकर फंस चुके थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी आप गलत कर रहे हैं, और वो अपनी मांग पर अड़ग रहे। तो उन्होंने कहा दलितों को अलग से सांप्रदायिक पंचांग चाहिए। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो वहां का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, उन्होंने इस पर मुहर लगा दी और ये पास कर दिया कि दलितों के लिए एक अलग से सांप्रदायिक पंचांग क्षेत्र बनेगा, जो कॉमनवेल्थ अवार्ड के रूप में जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए बैठे थे, तो उनको गिरफ्तार करके पुणे की अरविंदा जेल में बंद कर दिया था। फिर आगे देखते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में।
भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन का तात्पर्य होता है कि जितने भी सदस्य हैं सबको एक बराबर चर्चा दी जाएगी। जितने भी सदस्य हैं सबको एक बराबर दिया जाएगा। जैसे यहाँ कोई बैठा है, यहाँ यहाँ बैठा है, ये मान लीजिए यहाँ बैठा है, यहाँ, तो सबकी जगह क्या है, बराबर, सबको एक बराबर गिना जाएगा कि सब बराबर हैं। और जो वैसी भी टेबल होती है ऐसे वाली, तो मान लीजिए यहाँ कोई बैठा है तो ये सब बराबर वाले हो गए। लेकिन जब यहाँ कोई बैठेगा तो सीनियर माना जाता है, यानी वो मुख्य अतिथि होता है यहाँ वाला, और ये सब क्या है, बराबर वाले, ये सब क्या है, बराबर वाले होते हैं। तो आपने देखा इसको। फिर आगे देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। किसके बारे में? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक का हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग लेने नहीं गया था, क्योंकि महात्मा गांधी सबने अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इन्हें सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण गांधी जी भी सम्मेलन छोड़कर चले आए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक का हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसी सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए एक पृथक क्षेत्र यानी सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर ऐसे दो नेता थे जो तीन के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, यानी सभी गोलमेज सम्मेलन में तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तो आप सब जानते हैं 1932 में ही गांधी जी को यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था। तो जैसे ही सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई तो दलितों का आरक्षण पृथक क्षेत्र कर दिया गया, जिसकी सूचना महात्मा गांधी जी को पूना के यरवदा जेल में अनशन मिली, तो उन्होंने पूना के यरवदा जेल में ही अनशन शुरू कर दिया, जिस कारण तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। तो महात्मा गांधी ने पूना के यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया, जिसके कारण तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। और अंबेडकर ने कहा कि गांधी जी, दलितों का शोषण बहुत ज्यादा हुआ है, तो इनके लिए, इनके विकास के लिए हमको अलग से 71 सीट और आरक्षण चाहिए, जिससे इनके नेता वहां संसद में पहुंचकर इनके लिए इनकी बात रख सके और इनके लिए काम कर सके। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हाँ, आप आपकी बात को मानते हैं, इनका शोषण हुआ, इनके विकास की जरूरत है, लेकिन जब तक ये दलित लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक विकास, आरक्षण कब तक मिलेगा? इन लोगों को आरक्षण हटा के शिक्षित किया जाना चाहिए, शिक्षा में अधिकार बराबर होना चाहिए सबको। तो गांधी जी ने इसमें कहा कि दलितों के आरक्षित सीट को हम 71 से बढ़ाकर 148 कर देंगे और इनको सभी आरक्षण भी देंगे, लेकिन आपका एक संयुक्त क्षेत्र ना देकर अलग अलग क्षेत्र देंगे। आज मान लीजिए किसी दूसरा जगह आरक्षण है तो अगली बार चुनाव में अलग आरक्षण दिया जाएगा इनको। तो 148 सीटों पर इनको द्वारा आरक्षण दिया गया, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। फिर आइए देखते हैं महात्मा गांधी ने बीच में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर बीच में समझौता हो गया, जिसे पूना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आइए देखते हैं हरिजन सेवक संघ के बारे में। किसके बारे में? हरिजन सेवक संघ के बारे में देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। क्या कहा? जो जितने दलित थे उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए क्या कहा? हरिजन नाम दिया। और 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ यानी ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किया, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। तो गांधी जी ने 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। उसके बाद जितने हरिजन दलित लोग थे उन्होंने माना कि हमारे पास दो नेता हैं। जो भीमराव अंबेडकर थे वह हमारे लिए 71 सीट मांग के रहे थे, लेकिन गांधी जी उनसे भी अच्छे नेता हैं, हमारे विचार हमारे लिए सोचते हैं, जिन्होंने 71 सीट के बजाय 148 सीटों को दिया। तो आपने इसको देखा, क्या हो गया हरिजन संघ के बारे में।
अब आगे देखते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। किसके बारे में? मुस्लिम लीग के बारे में। चलिए पढ़ लेते हैं मुस्लिम लीग को भी इसी वीडियो में खत्म कर लेते हैं। यहीं समझने अवज्ञा आंदोलन, हरिजन सेवक संघ और मुस्लिम लीग एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना 1906 में किसने की थी? आगा खां एवं सलीम मुल्ला खां ने किया था। किसने किया था? अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में मोहम्मद आगा खान ने और सलीमुल्लाह खान ने किया था। इस समय वायसराय मिंटो द्वितीय था। कौन था इस समय वायसराय? मिंटो द्वितीय था। 1909 में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, जिस कारण कांग्रेस तथा लीग में विवाद होने लगा था। क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस में विवाद होने लगा था। इन्हीं बेसेंट तथा तिलक जी के सहयोग से 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल तथा मुस्लिम लीग तीनों एक साथ हो गए और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार कर लिया। 1920-30 ईस्वी में 1929-30 ईस्वी के दौरान मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात की। क्या कहा? द्विराष्ट्र की बात की। और चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया। क्या कहा? सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया। फिर 1937 के चुनाव के बाद क्या है? 1937 के चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। क्या बनी थी? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी क्योंकि 10 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें से 7 राज्यों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया था और एक राज्य में गठबंधन के साथ सरकार बना लिया था। और मुस्लिम लीग ने मात्र 2 राज्यों में सरकार बना पाया था, जिससे मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे उस समय मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि उनका अस्तित्व ही खत्म होने वाला है, तो इससे वो डरने लगे। और फिर आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीयों तथा कांग्रेस की अनुमति में ही यह घोषणा कर दी कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे। क्या? इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जिस कारण कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को परिषद से त्यागपत्र दे दिया। इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस बनाया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1939 से 1945 के मध्य, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष या बिना भारतीय किसी कांग्रेस के सदस्य से पूछे उन्होंने यह घोषणा कर दिया कि भारतीय सेना के 3 लाख सैनिक ब्रिटेन की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ेंगे। जिसके कारण गांधी जी ने उस समय के अध्यक्ष से पूछा कि ये किससे पूछे घोषणा किया, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा हमसे भी नहीं पूछे हैं। और जिसके कारण वहां से उस समय 8 राज्य से सभी सदस्य ने, जो संसद भवन के सदस्य थे, उन्होंने वायसराय के परिषद से त्यागपत्र दे दिया। जिसके कारण मुस्लिम लीग ने सोचा कि इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, इससे हमारा वर्चस्व बढ़ने लगेगा। ये घटिया लोगों की घटिया सोच थी, समझ लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना और नल्ला पाकिस्तान के लोगों की सोच थी। फिर 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इन्होंने स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। 1940 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान राष्ट्र की अलग से मांग की थी। और सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। आगे देखते हैं। 1945 में लॉर्ड वेबल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय। क्या? 1945 में लॉर्ड वेबल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया। किंतु इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग पूरी तरह पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुला हुआ था। 1945 ने जब लॉर्ड वेबल ने भारत की विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन के लिए बुलाया, तब उस समय
मुस्लिम लीग पूरी तरह से पगला गई थी और वह अलग से ही नल्ला पाकिस्तान की मांग कर रही थी। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मांग के कारण ही यह सम्मेलन विफल हो पाया। जब उस सम्मेलन में मुस्लिम लीग अपने नल्ला पाकिस्तान की मांग करती रही और इस लीग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी, जिसके कारण यह सम्मेलन जो है विफल रहा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं। आगे देखते हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में और आज़ाद हिंद फौज को कवर करेंगे। तो साथियों, आप सब लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर पढ़ने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप को पढ़ने का मज़ा मिल सके। और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।